हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीस्टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हम प्राइवेटाइजेशन टॉपिक को कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। वैसे तो ये तीनों ही टॉपिक आप अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में इन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 2 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये तीसरा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज ग्लोबली होने वाली है, पूरी वर्ल्ड में एक साथ कोई भी चीज होने वाली है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो क्या बोला जा रहा है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। क्या मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटीग्रेटिंग, ठीक है, एक साथ लाना। किसको एक साथ लाना? नेशनल इकोनॉमी को, मतलब इंडियन इकोनॉमी को, एंड पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को, ठीक है। और एक साथ हम कैसे ला सकते हैं? इंटीग्रेट कैसे मिला सकते हैं, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? वो भी जो भी बैरियर्स लगे हुए हैं इंटरनेशनल ट्रेड पर। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब बाहर की कंट्री के साथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, तो उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना, ठीक है। उन रेस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे बोला जा रहा है बैरियर्स, ठीक है, आया समझ में। एंड कैपिटल मूवमेंट्स, मतलब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है हमारी इंडियन इकोनॉमी को एंड वर्ल्ड इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर देना, वो भी जो भी रेस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स लगे हुए थे इंटरनेशनल ट्रेड पर, उसको हटा के, उसको रिमूव करके, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज इंडीड एन आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले हमारी इकोनॉमी में क्या आया था? लिबरलाइजेशन आया था। तो बोला जा रहा है कि लिबरलाइजेशन आने के बाद ही हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें क्या आया? उसमें ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एक आउटकम है, एक रिजल्ट है, वो भी किसका? लिबरलाइजेशन का, ठीक है। क्योंकि लिबरलाइजेशन के थ्रू जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर था, फाइनेंशियल सेक्टर था एंड बहुत सारे सेक्टर्स थे, उसमें जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे जिस वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रहा था, उन सभी चीजों को हटा दिया गया था। खासकर जो प्राइवेट सेक्टर पे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उन सभी को हटा दिया गया था, जिस वजह से हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन भी आ गया, ठीक है। मतलब बाहर की कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब फ्रीली होने लगा। इतने कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमारे गवर्नमेंट ने नहीं लगाए हुए थे, एंड जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उन्हें या तो कम कर दिया गया या तो पूरे तरीके से हटा दिया गया, ठीक है। Reduction of restrictions in industrial sector, financial sector, trade and investment policy, etc. opened the door the Indian economy to the rest of the world. सेम बात बोली जा रही है कि जो भी restrictions इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में लगे हुए थे, तो वो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करे? रिमूव कर दिए, जिस वजह से पूरी जो पूरा जितना भी फॉरेन मार्केट है, वर्ल्ड का मार्केट है, वो हमारी इंडिया के साथ क्या हो गया? इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। एंड आराम से इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है? चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब ग्लोबलाइजेशन आने के बाद इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में देके रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर्ड अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज इन विच ऑटोमेटिक परमिशन विल बी अवेलेबल फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी।
क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या किया गया, एक लिस्ट प्रिपेयर की गई। किस चीज की लिस्ट? जो सबसे ज्यादा जरूरी इंडस्ट्रीज है हमारी इंडिया के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है या जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करी गई। एंड उसके बाद बोला गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज में किस हद तक किया जा सकता है, अप टू 51%। ठीक है, पहले इतना नहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड था, लेकिन जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो 51% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, in respect of foreign technology agreements, automatic permission is provided in high priority industries up to a sum of ₹1 करोड़। बोला जा रहा है जो सबसे ज्यादा जरूरी इंडस्ट्रीज है हमारी इंडिया के लिए, तो उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो किस हद तक हो सकता है, 1 करोड़ तक हो सकता है। यहाँ पे परसेंटेज में देके रखा है कि 51% तक हो सकता है। उसके लिए आपको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक परमिशन आपको ग्रांटेड है गवर्नमेंट की तरफ से। सेम यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बाहर की कंपनी है वो जरूरी इंडस्ट्रीज में कितना हद तक पैसा लगा सकती है, 1 करोड़ तक। उसके लिए भी आपको ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांटेड है। ठीक है, देन उसके बाद नो परमिशन इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस और फॉर टेस्टिंग इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी अब्रॉड। क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको बाहर से कोई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है आपकी इंडस्ट्री में या फिर इंडिया में, तो उसके लिए आपको कोई भी परमिशन गवर्नमेंट से लेने की जरूरत नहीं है। और ये सब कब हुआ, जब हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन करेंसी, रूपी वॉज डीवैल्यूड इन जुलाई 1991 बाय नियरली 20%. It stimulated exports, discouraged imports and raised the influx of foreign capital. क्या बोला जा रहा है कि जुलाई 1991 में क्या हुआ, जो हमारी इंडियन करेंसी है उसको डीवैल्यूएट कर दिया गया। ये मैंने आपको लिबरलाइजेशन टॉपिक में भी समझाया था, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है सबसे पहले वही टॉपिक जाके पढ़िए। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, इंडियन करेंसी को 20% तक डीवैल्यूएट कर दिया गया, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट के साथ या फॉरेन मार्केट के साथ हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। मतलब हम अपना सामान बाहर ज्यादा से ज्यादा बेच पा रहे थे एंड इंपोर्ट जो है वो कम हो गया, जो कि गवर्नमेंट चाहती ही थी कि एक्सपोर्ट बढ़ जाए एंड इंपोर्ट कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड, the union budget 1992-1993 made Indian rupee partially convertible and then the rupee was made fully convertible in 1993 to 1994 budget. क्या बोला जा रहा है बोला जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ मिलाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए जो यूनियन बजट था 1992 से लेकर 1993 का जो यूनियन बजट बना था, उसमें क्या था, इंडियन रुपी जो था वो पार्शली कन्वर्टेबल था। मतलब कुछ ही चीजों के लिए, कुछ ही कामों के लिए जो इंडियन करेंसी है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी के साथ। लेकिन जैसे ही 1993 एंड 1994 का बजट बना, उसमें जो इंडियन करेंसी है उसको पूरे तरीके से कन्वर्टेबल कर दिया गया। मतलब अब आप कुछ भी काम कर रहे हो, खासकर बाहर के लोगों के साथ, फॉरेन मार्केट के साथ, तो आप प्रॉपर तरीके से इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? पहले अलाउड नहीं था, लेकिन जैसे ही 1993 एंड 1994 का बजट बना तो उसमें इंडियन करेंसी को फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया गया, वो भी फॉरेन करेंसी में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, अ न्यू 5-year एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1992 to 1997 was announced by the government to establish the framework of globalization of India's foreign trade. क्या बोला जा रहा है कि जो न्यू 5-year प्लान बना था ना, ये 5-year प्लान के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था चैप्टर 1 में या फिर चैप्टर 2 में, बट समझाया था। तो बोला जा रहा है जो नया 5-year प्लान बना, किस चीज के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के लिए। ठीक है, वो भी कौन से साल में, 1992 से 1997 तक।
तो उसमें क्या अनाउंस कर दिया गया कि इंडिया में क्या आएगा, अब ग्लोबलाइजेशन आएगा, ठीक है। वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ताकि इंडियन फॉरेन ट्रेड लागू हो जाए, ठीक है, उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटा दिया जाए। एंड ये अनाउंसमेंट किसने करा था, हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, The policy removed all restrictions and controls on the external trade and allowed market forces to play a greater role in respect of exports and imports. क्या बोला जा रहा है कि जितने भी restrictions थे ना एंड जितना भी कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड को, तो उन सभी चीजों को रिमूव कर दिया गया, ठीक है, आया समझ में। एंड अब सभी चीजें मार्केट फोर्स के हिसाब से होती थी एंड जो एक्सचेंज रेट थे वो भी मार्केट फोर्स के हिसाब से ही डिसाइड किए जाते थे, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इंडियन इकोनॉमी विद इन द एम्बिट ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन, द गवर्नमेंट हैज मॉडिफाइड द कस्टम ड्यूटी टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट जो है वो कस्टम ड्यूटी लगाती थी, ठीक है, क्या लगाती थी, गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाती थी, खासकर जब फॉरेन मार्केट के साथ या फॉरेन कंट्री के साथ क्या होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कस्टम ड्यूटी को भी मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। According the peak rate of custom duty has been reduced from 250% to 10%. पहले कस्टम ड्यूटी कितना लगाया जाता था, 250%, जिसे चेंज करके गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, 10% कर दिया। एंड ये तब किया जब हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन को अनाउंस कर दिया गया, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन आने से कुछ फायदे भी हुए एंड कुछ नुकसान भी हुए। तो सबसे पहले इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो क्या देके रखा है, ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड इन ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से अब हमारी कंट्री को ज्यादा एक्सेस मिल गया था ग्लोबल मार्केट का, मतलब अब ग्लोबली वो काम कर सकती थी, जो हमारी इंडिया है वो ग्लोबली ट्रेड कर सकती थी। एडवांस टेक्नोलॉजी, बाहर से टेक्नोलॉजी मंगवा सकती थी, ठीक है। देन उसके बाद बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल एरेना। क्या बोला जा रहा है कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी डेवलपिंग की, जैसे कि इंडिया हो गई, इंडिया क्या थी उस टाइम पे, डेवलपिंग कंट्री कहलाई जाती थी, ठीक है। तो इंडिया में जो भी लार्ज इंडस्ट्रीज थी उनको एक स्कोप मिल गया कि वो इंटरनेशनली भी काम कर सकती हैं, ठीक है। better prospect for skilled people across the globe to increase their earning by utilizing their skills। and बोला जा रहा है इंडिया में जिनके पास अच्छा खासा स्किल था वो ग्लोबली काम कर सकता था। अगर इंटरनेशनल कोई कंपनी है जिनको अच्छा खासा स्किल इंसान चाहिए, स्किल लेबर चाहिए, तो वो क्या कर सकता था, इंडिया के लोगों को हायर कर सकता था। तो इसमें क्या हो रहा था, जो इंडिया के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन की बात करें, मतलब ग्लोबलाइजेशन के क्या नुकसान थे, तो वो भी हमें देके रखे हैं। Globalization has been criticized by some scholars because according to them benefit of globalization accrue more to developed countries as they are able to expand their markets in other countries। क्या बोला जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड थी, उनको ज्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि अब वो क्या कर पा रही थी, दूसरी कंट्रीज में भी अपने ब्रांचेस खोल पा रही थी, अपने मार्केट को एक्सपैंड कर पा रही थी, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पा रही थी। तो बोला जा रहा है जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, उनको ज्यादा फायदा हो रहा था ग्लोबलाइजेशन से, एंड डेवलपिंग कंट्रीज का इतना फायदा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेस द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। क्या बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से जो पुअर कंट्रीज हैं, जिसमें इतने टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतने स्किल्ड लेबर्स नहीं थे, तो उनको उससे फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि उनको नुकसान हो रहा था, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस एंड पीपल। सेम वही बात बोली जा रही है कि मार्केट में ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे। मतलब जो ऑलरेडी रिच कंट्री थी एंड वहां के जो रिच पीपल थे वो और ज्यादा रिच हो रहे थे, एंड जो पुअर कंट्रीज थी जिसमें इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी एंड जो वहां के लोग थे जो इतने एजुकेटेड नहीं थे, उनको क्या हो रहा था, उनको फायदा नहीं हो रहा था बल्कि नुकसान हो रहा था, वो और पुअर हो रहे थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन MNCs have gained a strong position in developing countries, due to which domestic companies are forced to face stiff competition। क्या बोला जा रहा है, जैसे कि पूरी परमिशन मिल गई इंटरनेशनल ट्रेड की, तो यहाँ पर इंडिया में भी अभी भी आपने देखा होगा MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज आपको देखने को मिलती होंगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो MNCs थी ना उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर उनको अपना मार्केट, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का भी मौका मिल रहा था एंड इंडिया के ही लोगों को वो हायर भी कर रहे थे। ठीक है, एंड उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भी थी, इंडिया के स्किल्ड लेबर्स भी थे, जिस वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, जो डोमेस्टिक बिजनेस है, जो डोमेस्टिक कंपनीज है, उनको टफ कंपटीशन फेस करने को मिल रहा था। ठीक है, आया समझ में? आप खुद सोचिए, अगर MNCs बाहर की कंपनी यहाँ पे आएंगी तो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको इनसिक्योरिटी तो होगी ही, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अभी हम क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब उस टाइम की बात करें जब ग्लोबलाइजेशन आया था तो हमारी कंट्री में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने स्किल्ड लोग नहीं थे, एंड जो कोई भी स्किल्ड लोग थे उनको कौन हायर कर रहा था, जो बाहर से MNCs आई हुई थी वो हायर कर रही थी। तो इस वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको काफी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, आउटसोर्सिंग रिफर्स टू हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री। क्या बोला जा रहा है, आउटसोर्सिंग का मतलब है कि हम बाहर की कंट्री से सर्विसेज ले रहे हैं या बाहर की कंट्री के लोगों को क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, एंड अपनी कंट्री के लोगों से सर्विसेज नहीं ले रहे हैं एंड अपनी कंट्री के लोगों को हायर नहीं कर रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? These services include legal advice, computer services, advertisement, security, etc. एंड आउटसोर्सिंग में कौन कौन सी सर्विसेज आ सकती है, जैसे कि लीगल एडवाइस ले रहे हैं हम बाहर की कंट्री से, उसके बाद कंप्यूटर सर्विसेज ले रहे हैं वो भी हम बाहर की कंट्री से ले रहे हैं, देन उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हम बाहर की कंट्री से ले रहे हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज हम बाहर की कंट्री से ले रहे हैं। आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि जो बाहर की कंपनीज है ना, हम टीचिंग सर्विसेज की बात करें तो US, UK, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया के टीचर्स हायर कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं, कि जो कंट्री है वो अपनी कंट्री के टीचर्स को ना हायर करते हुए इंडिया के टीचर्स को हायर कर रहे हैं। एंड वो ऐसा क्यों करते हैं कि जो इंडिया के टीचर्स होते हैं ना वो इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, वो भी कम रेट पे, एंड उसके बाद उनके पास अच्छा खासा नॉलेज भी है, अच्छे से वो पढ़ाते भी हैं, इसलिए बाहर की कंपनी जो है वो इंडिया के लोगों को हायर करती है एंड इंडिया से क्या करती है, सर्विसेज लेती है। ठीक है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। क्या बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री में क्या आ पाया, आउटसोर्सिंग आ पाया। ठीक है, outsourcing is emerging as a major activity in industrial and services sector, and outsourcing जो है वो ज्यादातर किन सेक्टर्स में देखने को मिला, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इंडिया हैज बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग फॉर मोस्ट ऑफ द MNCs बिकॉज ऑफ। क्या बोला जा रहा है कि जो MNCs था ना, जो MNCs जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो उनके लिए जो आउटसोर्सिंग है वो इंडिया के लोग जो है उनको बहुत ज्यादा मतलब जो क्या बोलना चाह रही हूं मैं कि जो MNCs हैं, बाहर की कंपनी है, वो आउटसोर्सिंग बेसिकली कहाँ पे कर रही थी, इंडिया में कर रही थी। ठीक है, मेन जो डेस्टिनेशन आउटसोर्सिंग का है वो
वो कौन सी कंट्री बनी हुई थी एमएनसीज के लिए? इंडिया ही बनी हुई थी। जैसे कि मैंने अभी टीचिंग का एग्जांपल दिया, ऐसे काफी सर्विसेज हैं जो कम रेट पे इंडिया में अवेलेबल हो पा रही थी, जो बाहर की कंट्री बहुत हाई रेट पे एमएनसीज को दे रही थी। इस वजह से जो आउटसोर्सिंग का फाइनल डेस्टिनेशन है वो एमएनसीज के लिए कौन सी कंट्री बन गई? इंडिया बन गई। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको दे के रखा हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा था। जो अभी मैंने रीजन तो बता ही दिया, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल रीजन दे के रखा है कि जो एमएनसीज है वो फाइनल जो आउटसोर्सिंग कर रही थी वो इंडिया से ही क्यों कर रही थी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंडिया में अच्छे खासे उनको स्किल्ड लेबर मिल जाते थे, वो भी कम रेट पे। इंडिया हैज वास्ट स्किल्ड मैन पावर विच इनहेंसेस द फेथ ऑफ एमएनसीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। क्या बोला जा रहा है कि इंडिया में काफी ज्यादा स्किल्ड मैन पावर देखने को मिल रहा था एमएनसीज को, इस वजह से वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी थी। ठीक है, फिर उसके बाद फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट भी कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रही थी एमएनसीज को, जैसे कि टैक्स रिलैक्सेशन दे दिया, ठीक है, टैक्सेस कम कर दिए, टैक्स कंसेशन दे दिया, ये टैक्स की पूरी छूट दे दी, है ना। MNCs get various types of lucrative offers from the Indian government such as tax holidays, tax concession, etc. सेम बात बोली जा रही है कि जो MNCs थी उनको जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो काफी सारे फायदे दे रही थी, खासकर टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, देन उसके बाद लो वेज रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया फॉर स्किल्ड वर्क। क्या बोला जा रहा है कि इंडिया में जो रेट्स थे वो काफी ज्यादा कम थे एंड काफी चीप अमाउंट में लेबर मिल जा रहा था एमएनसीज को, एंड वो भी स्किल्ड, जिनके पास अच्छा खासा स्किल भी है, जिनके पास अच्छा खासा स्किल है एंड वो कम रेट चार्ज कर रहे हैं। तो एमएनसीज को ऐसे लोग इंडिया में मिल रहे थे, इसलिए वो दे दनादन हायर कर रही थी इंडिया के लोगों को। ठीक है, देन उसके बाद कंसिडरेबल ग्रोथ ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री विच हैज प्रूव्ड इट्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड। एंड उसके बाद एमएनसीज को ये देखने को मिल रहा था कि जो इंडिया में आईटी इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा ग्रो हो रही है, काफी ज्यादा डेवलप हो रही है, जिस वजह से एमएनसीज को इंडिया के लोगों पर फेथ आ रहा था, भरोसा हो पा रहा था। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज अपोज आउटसोर्सिंग टू इंडिया बिकॉज। अब बोला जा रहा है कि आउटसोर्सिंग के फायदे तो हुए, इंडिया को भी हुए एंड जो बाहर की कंट्री है उनको भी हुए, जो इंडिया के लोगों को आउटसोर्स कर रही थी। लेकिन बोला जा रहा है जो डेवलप्ड कंट्री थी ना, उनको आउटसोर्सिंग से प्रॉब्लम भी हो रही थी, उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। वो क्या है, हमें यहाँ पे दे के रखे। सबसे पहले तो आउटसोर्सिंग लीड्स टू द आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया विच रिड्यूसेस द इनकम डिस्पैरिटीज बिटवीन द टू कंट्रीज। क्या बोला जा रहा है, जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, यूके हो गया, यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, तो ये इंडिया के लोगों को हायर कर रही थी, जिस वजह से जो डेवलप्ड कंट्री का फंड था, जो पैसे थे वो इंडिया में आ रहे थे, क्योंकि इंडिया के लोग बाहर की कंट्री को काम करके दे रहे थे, बाहर की कंपनीज को काम करके दे रहे थे, तो बाहर की कंपनीज इंडिया में अपना पैसा भेज रही थी, उनको पे कर रही थी, जिस वजह से क्या हुआ, बाहर का फंड जो है वो इंडिया में आ रहा था। तो इसमें क्या हो रहा है, इंडिया का तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका, यूएसए, यूके, इन सबको नुकसान हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आउटसोर्सिंग रिड्यूसेस द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड क्रिएट जॉब इनसिक्योरिटी इन द डेवलप्ड कंट्रीज। अब बोला क्या जा रहा है, अब बाहर की कंट्री आउटसोर्स करके इंडिया के लोगों को नौकरी पे रख रही थी, तो वो अपने कंट्री के लोगों को इग्नोर कर रही थी, जिस वजह से जो डेवलप्ड कंट्री है वहां के लोगों के अंदर जॉब इनसिक्योरिटी आने लगी। ठीक है, जॉब को लेकर टेंशन बढ़ गई, ये भी एक प्रॉब्लम थी, जिस वजह से अगेन डेवलप्ड कंट्री का ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि वहां पे वहां के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो क्या कर रही थी, इंडिया के लोग हायर कर रही थी। ठीक है, आया समझ में? तो ये मतलब था हमारा आउटसोर्सिंग का एंड ग्लोबलाइजेशन का, जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।